नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। राहुल गांधी पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि इस बार बीजेपी या एनडीए का कोई दल उन पर सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि ये सवाल महागठबंधन के अंदर से उठ रहे हैं। न सिर्फ महागठबंधन बल्कि अब तो कांग्रेस के अंदर से भी आला कमान को आत्ममंथन की नसीहत दी जा रही है। आरजेडी के शिवानंद तिवारी तो कांग्रेस के कपिल सिब्बल, तारिक अनवर ये कह रहे हैं कि सच तो कबूल करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि चुनाव दर चुनाव मिलती हार से कांग्रेस क्या सीखेगी? क्या कांग्रेस में गांधी परिवार पर उठते सवालों से कुछ बदलेगा या इसके बदले सवाल उठाने वाले नेता ही बदल दिए जाएंगे? चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली, तो महागठबंधन के नेता जीत के करीब पहुंचकर हार जाने का गम मना रहे हैं। हार पर मंथन करते हुए आरजेडी नेता रह रहकर यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की नॉन सीरियस पॉलिटिक्स ने उन्हें हरा दिया। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। 3 दिन आप आए, 2 सभाएं आपने की। प्रधानमंत्री 3 और 4 सभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपसे उम्र में 10 वर्ष बड़े हैं, तो आप 3 सभा क्यों किए भाई? आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बयान के बाद तो जैसे बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस का एक खीमा राहुल गांधी के बचाव में उतरा, तो कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्होंने कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि कांग्रेस ने हार को अपनी नियति मान लिया है। उन्होंने वर्किंग कमेटी में बदलाव की नसीहत भी दी। तो तारिक अनवर ने भी कहा कि सच तो कबूल करना ही होगा। जो हम बिहार के नेतागण अपने आप को कहते हैं, हमने उसका प्रॉपर ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये कमी हमारी है। हमने जो कहा है वो यही कहा है कि बिहार कांग्रेस से या बिहार के नेता या बिहार की जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी उन सब से बातचीत करके हम लोगों को किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के कम सभाएं लेने के सवाल पर कांग्रेस नेता उनका बचाव करते भी नजर आए। राहुल गांधी नेशनल लीडर हैं और राहुल गांधी को जितनी पब्लिक मीटिंग करनी चाहिए थी इतनी पब्लिक मीटिंग उन्होंने वहां पे की। उधर कांग्रेस के साथ 2017 में गठबंधन कर नुकसान झेल चुकी समाजवादी पार्टी ने राहुल पर निशाना तो नहीं साधा, लेकिन इशारों में यह जरूर बता दिया कि कांग्रेस की वजह से ही बिहार में विपक्ष की सरकार नहीं बनी। ये आरजेडी और कांग्रेस का आपस का मामला है, चूंकि उनका आपस में गठबंधन है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन एक बात तो सच है, अगर बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा होता तो शायद आज वहां पे महागठबंधन की सरकार होती। अब जब अपने ही गांधी परिवार पर हमलावर है तो बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती थी? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल और प्रियंका दोनों को निशाने पर लिया। तो यह सदा से मानते हैं कि राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का पांव जहां पड़ेगा वहां भाजपा के लिए सब अच्छा हो जाता है। हम तो चाहते हैं दौरा करें, उन लोगों ने कह रहे हैं दौरा नहीं किए। अगर दौरा राहुल गांधी जी करते तो हमारी सीटें और बढ़ती। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस हारी हो। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में 104 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीत सकी थी। 2019 में हार के बाद कांग्रेस के अंदर आला कमान पर ही सवाल उठे थे। गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने तो खुलकर अपनी बात पार्टी के सामने रखी थी, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो सवाल ये कि पार्टी के अंदर से उठे इन सुरों के बाद कुछ बदलेगा या वाकई कांग्रेस हार को नियति मानकर बैठी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जावेद खान साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त अब्दुल हफीज गांधी साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। गांधी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनवर हुसैन जी जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के। हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
और के विक्रम राव साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। विक्रम राव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला प्रश्न अनवर हुसैन जी आपसे है, क्योंकि आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और ये समाजवादी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, बाकी पार्टियों के लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन अगर ठीक ठाक रहा होता, बहुत अच्छा नहीं, औसत रहा होता, आधी सीटें वो जीत लेते, तो चीफ मिनिस्टर कोई और होता। जो शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाया, क्या आपको लगता है कि वो जायज है? कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सीरियस पॉलिटिक्स करनी चाहिए? शिवानंद तिवारी जी हमारे सीनियर लीडर हैं और उनका जो कमेंट आया है उसकी अपनी कुछ वजूहात हैं, उनके सामने हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ये अभी पार्टी की हमारी लाइन नहीं है। पार्टी की लाइन वही होगी जो तसली जी बोलेंगे या लालू यादव जी बोलेंगे या प्रदेश अध्यक्ष हमारे जगदानंद सिंह बोलेंगे। अभी तक इन लोगों को राय नहीं आई है। वो शिवानंद तिवारी जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उनकी राय भी एक वजन रखती है। बाकी ये बात तो अपने आप में दुरुस्त है कि अगर कांग्रेस ने 70 पे अपनी पुरानी 27 सीटें भी जीत ली होती तो हुकूमत में हम होते जी। इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है, कोई इनकार की गुंजाइश नहीं है। इसमें कांग्रेस भी इनकार नहीं कर सकती इस बात का। तो शुरुआती एनालिसिस कुछ हुआ है क्या कि जी शुरुआती कुछ एनालिसिस हुआ है क्या? क्योंकि आप लोगों ने जितनी सीट पे चुनाव लड़ा उसमें करीब 50% या उससे थोड़ी ज्यादा सीटें आप लोगों ने जीती हैं, आरजेडी ने। महागठबंधन का हिस्सा थी कांग्रेस, लेकिन ये 7 पे क्यों सिमट कर रह गई? कोई शुरुआती एनालिसिस पार्टी का सामने आया है क्या? नहीं, अभी हमारी पार्टी एनालिसिस कर रही है सीटों के बेसिस पे, मुख्तलिफ जो फेज में इलेक्शन हुए हैं उनकी बेसिस पे, और फिर मुख्तलिफ जो हमारी पार्टियां रही हैं, जो हमारे जो अलाइज हैं, उन सबों की परफॉर्मेंस पे सबका असेसमेंट हो रहा है और उसके बाद हम किसी नतीजे तक पहुंचेंगे। कांग्रेस बहरहाल हमारी अलाई पार्टी है जी, और हम इलेक्शन में हार गए या जीत गए हैं, अभी हम कोई उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते। हम गठबंधन को मजबूत देखना चाहते हैं। ठीक, ये पार्टी की आरजेडी की लाइन है। जावेद खान साहब, लेकिन क्या आपको लगता है कि मंथन की जरूरत है? क्योंकि कुछ नेता जो चाहते हैं कि राहुल गांधी पे कोई सवाल ना उठे, आला कमान पे कोई सवाल ना उठे, वो ये कहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी हैं। उन्होंने जितनी मेहनत की वो राष्ट्रीय नेतृत्व के लिहाज से बहुत थी। निश्चित रूप से राम मोहन जी, जो शिवानंद तिवारी जी का बयान है, बहुत वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, पुराने धुरंधर हैं, उनका ये बयान किसी भी तरीके से उचित नहीं है और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी आरजेडी का कोई बयान नहीं आया ऑफिशियल, इसलिए उस पर नहीं कह सकते। लेकिन निश्चित रूप से शिवानंद तिवारी जी ने जो कहा है राष्ट्रीय जनता दल को, उस पर बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और शिवानंद जी के बयान पर कहना चाहिए और शिवानंद तिवारी जी जो बेलगाम हुए हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। देखिए, गठबंधन जब होता है राजनीतिक दलों का तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। राहुल जी ने जो प्रयास किया, राहुल जी के प्रयास में कोई कमी नहीं थी। क्या कांग्रेस अकेले जिम्मेदार है? ये कोई कैसे कह सकता है? जो पार्टी के पास था, निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं से कहीं चूक हो सकती है। कोई राष्ट्रीय नेता जो है डोर टू डोर वोट मांगने नहीं जाता है। ठीक है, हम मुद्दों की राजनीति कर रहे थे और हमारा सच जो है लोगों को पहुंचाने में ये कार्यकर्ताओं की भूमिका होती है। और जब गठबंधन हुआ था तो गठबंधन में शामिल सभी दलों की भूमिका निर्धारित होती है। कोई एक व्यक्ति या एक दल फिर नहीं कुछ कर सकता है। और यहाँ पर कहाँ चूक हुई, ये हम लोग भी आत्मविश्लेषण कर रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं से कहां पर चूक हुई है। राजनीति की एक रवायत है जावेद खान साहब कि अगर कोई नेता चुनाव जीतता है तो वो कहता है कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। लेकिन जब कोई नेता चुनाव हारता है तो ये भी रवायत है कि वो ये नहीं कहता कि हमारा कार्यकर्ता कमजोर है, कि कार्यकर्ता की गलती है। वो स्वीकार करता है कि हाँ, मेरे नेतृत्व में कोई कमी रह गई होगी, मुझसे कोई चूक हो गई होगी। हमारे नेतृत्व में राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए या आला कमान को डिफेंड करने के लिए ये कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं से चूक हो गई होगी। ठीक है, आपका एनालिसिस है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसमें कोई दबाव नहीं। आपका एनालिसिस है, आप वरिष्ठ नेता हैं, समझते हैं चीजों को। लेकिन अब्दुल हफीज गांधी साहब, जब दो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं गठबंधन करके
तो सीट का बंटवारा जब होता है गांधी जी, तो आपको मालूम है कि खींचतान मचती है कि हमें ज्यादा सीट दे दीजिए, हमें ज्यादा सीट दे दीजिए, हम अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। फिर जवाबदेही भी उसी आधार पर तय होनी चाहिए। हमें यूपी का चुनाव भी अच्छी तरह से याद है। यहां भी आपसे करीब 105 सीट ली थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और यहां भी उसका उत्तर कितना आया, 7 या 8। तो जब इस तरह का परफॉर्मेंस होगा तो दूसरे स्टेट्स में या आप लोगों को भी अगली बार गठबंधन करने से पहले सोचना पड़ेगा। आपने तो इनकार कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि वो सामने दिख रहा है कि नुकसान क्या हुआ है, और इसको स्वीकार करने में अभी भी कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत है। देखिए राममोहन जी, जब इलेक्शंस हो जाते हैं और हार जीत का फैसला हो जाता है तो फिर इंट्रोस्पेक्शन करती हैं पार्टियां, और जो पार्टियां इंट्रोस्पेक्शन नहीं करती हैं तो मैं समझता हूं कि वो जो हकीकत है जिसका सामना उन्होंने इलेक्शंस में किया है उससे कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रही हैं। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जनाब जावेद साहब को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि शिवानंद तिवारी जी के बयान की निंदा होनी चाहिए, उन पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये सवालात तो कांग्रेस के अंदर से भी उठ रहे हैं। तारिक अनवर साहब ने उठाया है, पीएल पुनिया साहब ने उठाया है, अभी अभी कपिल सिब्बल साहब ने उठाया है, और पहले भी इस तरह के सवाल जब कांग्रेस इलेक्शन हारती है तो सवाल उठे हैं, और मैं समझता हूं कि आगे भी उठते रहेंगे। तो दूसरों पर उंगली उठाने से बेहतर है, मैं समझता हूं कि पार्टी को खुद इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि 2015 के चुनाव में कम सीटें लड़ी थी कांग्रेस और ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ज्यादा सीटें लड़ने के बाद भी कम सीटें अगर कांग्रेस जीतती है तो मैं समझता हूं कि यहां पर इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और बाकी प्रदेशों में भी आप देखिए कि कांग्रेस का जो बाई इलेक्शंस लड़े हैं कांग्रेस ने, चाहे वो गुजरात हो या कर्नाटक हो या और भी प्रदेश हो, वहां भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, जो कांग्रेस का संगठन है वो बहुत कमजोर है। तो कांग्रेस को यह जरूरत है कि अपने संगठन को मजबूत करें, अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से बढ़ाएं, अपना ब्लॉक लेवल, अपना बूथ लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन सभी संगठनों को मजबूत करें, क्योंकि सिर्फ सीट लड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके कार्यकर्ता क्षेत्र में नहीं होंगे तब तक आप सीटें नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरा ये है बड़ा कि पॉइंट उठा रहे जो हैं, मैंने एनालिसिस किया है, एक मैं आ रहा हूं गांधी जी आपके पास, आप एक बड़ा पॉइंट उठा रहे हैं और के विक्रम राव साहब के पास हम चलना चाहते हैं इसी पॉइंट के साथ, कि कांग्रेस का बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ताओं का मैनेजमेंट है वो कमजोर है, कार्यकर्ताओं में थोड़े से उत्साह की कमी है, उनको चार्ज करना है, लेकिन चार्ज करने की जगह जावेद खान साहब कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं से गलती हो गई, और कार्यकर्ताओं से गलती हो गई, कहां हो गई, इसका एनालिसिस हम करेंगे। इसमें नेतृत्व की कोई गड़बड़ी नहीं है विक्रम राव साहब, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की कोई गलती नहीं है। राममोहन जी, चार्ज कब होता है? जब चार्ज करने वाली कोई बात हो। जब संगठन ही नहीं है जिले जिले पे तो क्या स्थिति होगी? मैं जानता हूँ 1952 से पहला चुनाव तब से मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का भारत के हर जिले में संगठन हुआ करता था। भारत पे जितने राज्य सब में वो घटता गया और श्रिंक करता गया, कम होता गया। और आज क्या नौबत है? उत्तर प्रदेश 70 से ज़्यादा ज़िले हैं, कितने ज़िलों में कांग्रेस पार्टी का संगठन है? बिहार देख लीजिए कितने ज़िलों में है। और दूसरी बात, चुनाव, जब तक संगठन चुनाव नहीं होंगे तब तक संगठन जान नहीं आती है। ये जेबी संगठन हो जाते हैं, पेपर टाइगर हो जाते हैं लोग। तो चुनाव जब तक नहीं होगा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, 18 साल से राहुल गांधी चुनाव का अभियान कर रहे हैं। कौन सा चुनाव? असेंबली और पार्लियामेंट का। 18 साल से क्या हुआ? कहाँ इनको सफलता मिली? और जहाँ जीते वहाँ नेतृत्व जीता, जहाँ हारे वहाँ कार्यकर्ता कमजोर है। अंतर्मुखी होकर सोचना पड़ेगा कि ये खोटी बात है, ये गलत बात है। और मैं सोचता हूँ बिहार के बारे में तो कांग्रेस का स्पष्ट होना चाहिए। जब मार्क्सवादी, लेनिस्ट, नक्सलवादी लोग और कम्युनिस्ट लोग कांग्रेस के लगभग बराबर सीटें जीतते हैं तो देश को भी आघात होगा, आश्चर्य होगा कि क्या हो गई। एक सबसे पुरानी पार्टी राममोहन जी जिसमें वैचारिकता ही सिद्धांत है, संगठन है, वो तो चौपट हो गई। और एक पार्टी जिसको सब जानते हैं कि ये राष्ट्रद्रोही रही है, आप उसका गठबंधन करेंगे तो कैसे आप अपनी ईमानदारी शो कर पाएंगे? कैसे आप जनता को बता पाएंगे? मुझे लगता है राहुल गांधी को शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो इस्तीफा दें, दूसरे किसी को बनाएं, उसे मौका दें
और शायद चुनाव होके पार्टी में नई जान, और आपने जो कहा तब बात चार्ज होने की आएगी कि हाँ चार्ज होने लायक पार्टी है। ठीक ठीक। कई जगहों पर जहां जनता चाहती है कि उसके पास एक विपक्ष में विकल्प हो, तो उस विपक्ष के विकल्प को थाली में सजा के तो सत्ता देगी नहीं जब तक आपके एफर्ट्स नजर नहीं आएंगे। हरीश श्रीवास्तव जी, एक तो बहुत स्वागत है आपका, आपके लिए तो बहुत सुटेबल मुद्दा है, आपको तो बड़ा मजा आता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आलोचना करने में। लेकिन एक सवाल है ये कार्यकर्ताओं के लिहाज से, क्योंकि हर जगह जितने भी कार्यकर्ता हैं, कम है या ज्यादा, वो अपने लिहाज से तो मेहनत करते हैं। अब कपिल सिब्बल एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि वर्किंग कमेटी जो नामित कमेटी है, नॉमिनेटेड कमेटी है, वो इलेक्टेड कमेटी का में बहुत सारे लोगों के, लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस के अंदर का सिस्टम क्या है। तो ये कुछ सुधार होगा या फिर इसी तरह चलता रहेगा? आप लोगों को एक तरह से ये लोग जीतने का मौका इसी तरह देते रहेंगे? पहली बात तो राम मोहन जी कि हमको सोनिया गांधी या राहुल गांधी की आलोचना करने में नहीं मजा आता, लेकिन जो उनकी अनर्गल बयानबाजी होती है जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाती है वो जरूर निंदनीय होती है और उस पर हम उनकी आलोचना करते हैं। और रहा है जो कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के कांग्रेस के भीतर से और बाहर से जो बातें आ रही हैं, ये तो मूलतः कांग्रेस के लोगों को सोचने की बात है, उनके अंतर्मंथन चिंतन की बात है। चाहे वो श्रीमान राहुल गांधी जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, चाहे प्रियंका वाड्रा जी हों, या और उनके जो स्टालवार्ट हैं, उनको ये सोचने की बात है। और जहाँ तक रहा लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है राजनीतिक संगठनों को। जनता को जब लगता है कि ये हमारे भरोसे लायक हैं, तब वो उन पे ट्रस्ट करते हैं। और कांग्रेस के साथ कुछ दिक्कत ये हो गई है कि कांग्रेस लंबे टाइम तक रूल करने के नाते उसमें एक सामंती सोच और सामंती प्रवृत्ति पैदा हो गई है और उनको लगता है कि वो जाएंगे, हाथ हिलाएंगे और वोट उनके खाते में आ जाएगा। लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। लोकतंत्र में हर गली, हर कूचे, हर दरवाजे के पे मस्तक रगड़ना पड़ता है, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है, उनको समाधान देना पड़ता है, उनकी आलोचनाएं भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। तो कई चीज़ें हैं जिसको कांग्रेस नेतृत्व को, कांग्रेस के जो बड़े और छोटे नेता हैं, उनको चिंतन करना होगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं और जहाँ पे खड़े हैं वो क्यों खड़े हैं और उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। तो उनके कांग्रेस नेतृत्व के सोचने का विषय है। लेकिन ये जरूर है कि लोकतंत्र में चूंकि जनता के प्रति जवाबदेही होती है, आम आदमी के बीच में जाकर के आपको अपनी विश्वसनीयता को प्रमाणित करना होता है, तो जब इस तरह की बातें आती हैं तो सवाल खड़े होते हैं और इसका उत्तर केवल कांग्रेस नेतृत्व दे सकता है। ठीक है जावेद खान साहब, प्रश्न बहुत सीधा है आपसे कि आप लोग हर बार कहते हैं कि जनता में बहुत नाराजगी है, मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, योगी जी ठीक काम नहीं कर रहे, नीतीश कुमार पे कुछ हो नहीं रहा है, फिर जनता इतनी नाराज है, उसको भी आप वोट में कन्वर्ट ना कर पाए, तो फिर सवाल किससे पूछा जाए? लगता है जावेद खान साहब के साथ कोई जी हाँ बोलिए, आवाज आ गई आपकी। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता आदरणीय हरीश जी जो कह रहे थे, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। जो सवाल आपने उठाया कि शिवानंद तिवारी जी के साथ साथ कपिल सिब्बल जी ने कहा, कपिल सिब्बल जी ने जो मुद्दे उठाए या अन्य लोगों ने जो मुद्दे उठाए, उस पर विचार मंथन हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी निरंतर कर रही है और समय आने पर मंथन के बाद उस पर निर्णय भी होगा। भारतीय जनता पार्टी में कहाँ है आंतरिक लोकतंत्र? सब कुछ तो नागपुर से तय होता है कि समय क्या क्या हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या परिस्थितियां हैं, रोज बलात्कार, हत्या, लूट हो रही है। आज भी भदोही में किस तरीके की घटना हुई, 3 दिन से छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। भाजपा के किसी नेता में ये हिम्मत है जावेद खान साहब, योगी जी को या मोदी जी को
कानून व्यवस्था, अर्थतंत्र संभल नहीं रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, मजदूरों को बड़ी दिक्कत हो रही है। ये तकरीरें आप कई बार कर चुके हैं, हम सुनते लेते हैं, हम एक बार फिर सुन लेंगे, आप पुनः कहिए, हम फिर सुन लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मुद्दे लेकिन सवाल यही तो है, तो सिलेक्टिव लाइन यही सवाल है, यही सारे बिंदु आप जेडीयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बिहार में बोल रहे थे, बराबर मुद्दे। आप लोगों ने मंच से जो कहा, जनता के बीच छोटी रैलियां जो की, वो सब यही तो कहा। वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब कि राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। यही तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमें विपक्ष के रूप में जनता स्वीकार नहीं कर रही, हमें सत्ता में नहीं लाना चाह रहे वो लोग। और वो कह रहे हैं कि जो नॉमिनेटेड बॉडी है सीडब्ल्यूसी, वो कब चुनकर आएगी। आप नामित बॉडी से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जिन्होंने आपको नामित किया है उनके खिलाफ ही जाकर बोले। ये तर्क है कपिल सिब्बल का, बड़े वकील हैं, आपकी सरकार थी तो बड़े मंत्री रहे। राहुल गांधी पर अपने ही सवाल उठा रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है। कई नेताओं ने पहले भी ये कोशिश की, पहले भी सवाल उठाए, और फिर वो नेता बदल दिए गए एक तरह से। वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे नहीं, अगर रहे भी तो कहां पर हैं, किस लाइन पर हैं, किस पायदान पर थे, कहां चले गए, ये सबने देखा है। और इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो आलोचना कांग्रेस के अंदर से निकली है, या एक तरह की नसीहत जो कांग्रेस के अंदर से दी जा रही है, इसका परिणाम क्या होगा? ये नेता बदल दिए जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी अपने अंदर कोई बदलाव लेकर आएगी? कुछ बड़ा फर्क दिखेगा। अनवर हुसैन साहब, कभी मन में नहीं लगता कि एक बार गठबंधन में इतनी सीटें देने से पहले उस वक्त थोड़ा सा एनालिसिस अच्छा किया होता तेजस्वी जी ने, तो फर्क पड़ जाता? देखिए, हमारे लालू जी अपने पुराने मित्रों का साथ नहीं छोड़ते हैं, और चूंकि पिछले इलेक्शन में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा था, स्ट्राइक रेट अच्छा था, 40 में 27 में उन्होंने जीता था, उनके उस स्ट्राइक रेट पर भरोसा करते हुए हमारी पार्टी ने उनकी डिमांड को कंसीड किया और उनको 70 सीटें दी। बाकी के 70 सीटों में ज्यादातर सीटें हार गए। हम तो उसकी एनालिसिस करेंगे क्यों हारे हैं। कांग्रेस पार्टी को खुद भी इसका जायजा लेना चाहिए कि हार की वजूहात क्या है। ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम है। हुसैन साहब, आपसे एक बहुत सीधा सवाल मैं करता हूं। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने कितनी मेहनत की, कितनी जगह पर रैलियां करने गए, कई जगह छोटी रैलियां भी की, कई जगह बड़ी रैलियां भी उन्होंने की। लेकिन क्या आप ये कहेंगे एक पार्टी के नेता होने के नाते कि बड़े नेताओं के रैली करने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप ये मानकर कि हमारे कैंडिडेट 70 हैं, हमें 70 सीटों पर जीतना है, क्या 7-8 रैलियां करके ये मान सकते हैं, या उन 70 की जिम्मेदारी आपकी है? वैसे तो पूरे गठबंधन की जिम्मेदारी 243 की आपकी है, क्योंकि महागठबंधन लड़ रहा है, लेकिन क्या आप 70 की तीसरी साथ में कर सकते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूं कि राहुल जी का, प्रियंका जी का और हमारे तेजस्वी यादव का सबका एक ज्वाइंट कैंपेन चलना चाहिए था इस इलेक्शन के अंदर, और इलेक्शन कैंपेन की ज्यादा जिम्मेदारी हमारे लीडर के कांधों पे रही, और वही इस कैंपेन की क़यादत करते रहे, लीडरशिप उन्हीं के हाथ में रही है। और हमने कहा ना कि कांग्रेस हमारी अलाई पार्टी है, गठबंधन में हमारी पार्टी, हम गठबंधन मजबूत देखना चाहते हैं। अब वो इंटरनल मैटर उनका है कि कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती नहीं, वो देखें, तय करें। हम भी इस चीज को असेस कर रहे हैं, और जो हमारी असेसमेंट होगी, जो फाइंडिंग होगी, हम उनको कन्वे करेंगे। हमको हर चीज जरूरी नहीं है कि वो नेशनल डिबेट में लाया जाए। ठीक है, माने जो शिवानंद तिवारी का स्टाइल है वो जरूरी नहीं कि उसी में सर हर बात कही जाए, लेकिन अंदर अंदर ये बता दिया जाएगा कि कहां पर एनालिसिस में खामी पाई गई है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, ये जब जो उपचुनाव हुआ, अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा गया था कि साहब आप क्यों नहीं कैंपेनिंग करने गए? उन्होंने कहा कि ये एसपी और डीएम का चुनाव था इसलिए नहीं गया, अगले में जाऊंगा। लेकिन फिर भी आपके जो आगरा वाले प्रत्याशी थे हारे, तो उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव जी आए होते तो कुछ और यहां का नतीजा हो सकता था। हर कार्यकर्ता ये उम्मीद करता है, आप भी कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो उम्मीद करेंगे कि आपके नेशनल लीडर आए और आपकी मदद करें।
ऐसी क्या व्यस्तता विपक्ष के नेताओं की है या विशेष रूप से राहुल गांधी की है, ऐसी क्या व्यस्तता है कि आपके पास इलेक्शन है, एक स्टेट में आप सरकार में आ सकते हैं, जिन नीतियों की आलोचना करते हैं उनकी जगह अच्छी नीतियां आप अप्लाई कर सकते हैं कहने के लिए कम से कम। तो जो मौका आपके पास है उसके बाद भी आप इस फिगर में फंसे हुए हैं कि हम नेशनल फिगर हैं और हम साहब 6, 7, 8 रैलियां करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करें। आपसे ज्यादा तो देश के प्रधानमंत्री ने की वहां पे रैलियां। देखिए राममोहन जी, पहला तो हमें ये फर्क करना होगा कि बिहार का इलेक्शन पूरा एक जनरल इलेक्शन था, पूरे बिहार का इलेक्शन था, और उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभाओं का इलेक्शन था। दूसरा, अगर आप समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मार्गदर्शन पूरा देते हैं, लेकिन सक्रियता थोड़ा सा उस लेवल की नहीं रहती जितना कि जनरल इलेक्शंस में रहती है। पूरा मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था, और उसी मार्गदर्शन पे हमने इतिहास में पहले भी बाई इलेक्शंस निकाले हैं, चाहे वो गोरखपुर का लोकसभा का बाई इलेक्शन हो या फूलपुर का हो या कैराना का हो, तो बाई इलेक्शंस निकाले हैं और उसी मार्गदर्शन में निकाले हैं। तो 2022 में आप देखिएगा कि माननीय अखिलेश यादव जी की सक्रियता बहुत ज्यादा होगी। अभी हम संगठन लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे हमने अभी बिहार के अंदर भी देखा कि यदि संगठन नहीं है आपका ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो आपको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी का जो पूरा प्रयास है वो बूथ लेवल से लेकर और मैं समझता हूं कि राज्य स्तर तक जो कमेटियां हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको स्ट्रेंथन करने पे जा रहा है। और हमारी पूरी नजर जो है 2022 के इलेक्शन पर है, और आप देखेंगे कि कितनी मेहनत हम 2022 के इलेक्शन में करने वाले हैं। आज जहां तक सवाल देखिए बिहार का आप बार बार उठा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आरजेडी के भी प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो सक्रियता होनी चाहिए राष्ट्रीय लेवल की वो शायद नहीं दिखी है। प्रियंका जी के भी दौरे नाके मैं समझता हूं कि शायद प्रियंका जी वहां नहीं गई थी, और राहुल जी की भी शायद 7-8 मीटिंग हुई है, और उसके बरक्स आप देखें तो तेजस्वी यादव जी की एक दिन में 19 मीटिंग उन्होंने की है। तो 19 मीटिंग के मुकाबले में 7-8 मीटिंग पूरे इलेक्शंस में कोई मायने नहीं रखती है। तो मैं समझता हूं कि देखिए, हालांकि ये एडवाइस मुझे नहीं देनी चाहिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, उनका अपना एक इशू है, लेकिन फिर भी यदि इलेक्शंस लड़े जाएं इतनी बड़ी तादाद में, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ताओं की मैं समझता हूं कि सक्रियता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात, लेकिन जब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि देखिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय दल भी कह रहे हैं, उन्होंने जितनी पब्लिक मीटिंग उन्हें करनी चाहिए उन्होंने की। एक सवाल है कि देखिए, जब आप चीफ मिनिस्टर हैं कहीं के, या प्राइम मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर होती हैं, तब आप ये तर्क दीजिए कि हम देखिए कामों में व्यस्त हैं और पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियां करने के लिए गए, के विक्रम राव साहब किए। ये कोई रूल बुक है कि हम उपचुनाव में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और हम राष्ट्रीय नेतृत्व हैं तो 7-8 रैलियां करने ही जाएंगे। अब जनता का मूड भी बदल रहा है और जनता का मिजाज भी बदल रहा है। हर विधानसभा के लोग चाहते हैं कि आप आइए हमारे पास और आके हमें अपने मुद्दे बताइए, उससे कार्यकर्ताओं का भी जोश बढ़ता है। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है हर रैली से। हम भी पत्रकार के रूप में एक एनालिसिस करते हैं कि प्रधानमंत्री कितनी सीटों पर गए, कितनी पे जीत गए, कितने पे हार गए। चुनाव की कैंपेनिंग के लिए कोई रूल बुक नहीं होता है राममोहन जी। मैं बताऊँ आपको, आम तौर पर एज ए प्रैक्टिस प्रधानमंत्री किसी चुनाव, विधानसभा चुनाव में नहीं जाता है बाई इलेक्शन में। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होने के बावजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश में मणिराम असेंबली बाई इलेक्शन में आई थी। क्यों? वो ज़रूरी था, उसे पूरी सरकार पलट गई। नॉन कांग्रेस सरकार यूपी में थी, एसपीडी की, गिर गई वो सरकार उस बाई इलेक्शन से। तो इंदिरा गांधी आई, प्रधानमंत्री सोचा कि ये हवा पैदा करनी है। यही आजमगढ़ के चुनाव में हुआ, लोकसभा के। इंदिरा गांधी गई वहाँ, राम नरेश यादव के इस्तीफे के बाद, और क्या हुआ, राम बच्चन यादव हार गए और वामोसेना की तो जीत गए, परिवर्तन हो गया फिर। तो ये ज़रूरी होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो वो नेता हैं जो कभी चुने नहीं गए, इलेक्शन देखा नहीं, सड़क की राजनीति की नहीं। एक बात मैं और कह दूँ यहाँ कि कांग्रेस पार्टी यूपी में काफ़ी सुधार इस बीच कर रही है। इनका जो प्रदेश नेता है लल्लू, उसका नाम है, लल्लू नहीं, वो लड़ाका है। वो कई जगह जेल गया है, जिलों में लड़ा है, वो पार्टी में जान डाली उस आदमी ने। अब वो कितनी उसकी उपेक्षा होगी, कब तक वो रहेगा, कब निकाल दिया जाएगा, नहीं कह सकते। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी जो पिछले 28 साल से यूपी में बाहर है, सड़क की राजनीति नहीं करेगी,
संगठन नहीं बनाएगी तो ये पार्टी जो यही पैदा हुई थी आगे बढ़ नहीं पाएगी। मेरे ख्याल से इसका वो जो मरसिया या फातिहा कहते हैं वो की नौबत आ जाएगी। राम मोहन जी। ठीक है, जावेद खान साहब आपके प्रदेश अध्यक्ष की बड़ाई भी कर रहे हैं उनकी मेहनत के लिए कि विक्रम राव साहब कह रहे हैं कि अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लल्लू नहीं लड़ाका है, लेकिन बैकअप तो देना पड़ेगा संगठन आला नेतृत्व को आकर। देखिए राम मोहन जी, आदरणीय के विक्रम राव जी समाजवादी पृष्ठभूमि के बड़े नेता रहे, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो बड़े सम्मान के साथ कि विक्रम राव जी तो उस आंदोलन की उपज हैं जो गैर कांग्रेसवाद के नाम पर पूरे देश में फली फूली, SYS के बड़े नेता थे। लेकिन मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, मैं उनका धन्यवाद आभारी भी हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी की लड़ाका छवि को सामने रखा और निश्चित रूप से आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देशन और आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस निश्चित रूप से बढ़ रही। हमारे ब्लॉक कमेटियों का गठन हो चुका है और जनवरी के अंत तक हमारे यहाँ जो न्याय पंचायत और बूथ स्तर की कमेटियां हैं उनके गठन के लिए तेजी से काम चल रहा है। निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल जानता है कि जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा उसका जो है विजयी पाना बहुत मुश्किल काम होता है। उस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है, कांग्रेस चार्ज हो रही है। आप देखिए कोविड काल में 10 सेकंड में लूंगा, कोविड काल में देखिए कि मुख्य विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसने अदा की? कांग्रेस ने अदा की। आप चाहे किसानों का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, आप उपचुनाव का उदाहरण ले लीजिए कि कांग्रेस को चूका हुआ कमजोर दल माना जा रहा था। हम 2 विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे, हमने भारतीय जनता पार्टी को जोरदार टक्कर दी। हम बुलंदशहर में आप देखिए कि वहां पर सपा और आरएलडी का गठबंधन पीछे चला गया और जिस बात पर चर्चा नहीं हुई, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी जौनपुर की मल्हनी में अपनी जमानत जब्त करा बैठी और वो मुख्य मुकाबले से बाहर रही। ये कांग्रेस पर आम आदमी का विश्वास और भरोसा, आम जनमानस जावेद खान साहब, जब आप यहाँ ये भी जिक्र कर देते कि देवरिया सीट पर आपको 3,500 वोट मिले तो अच्छा लगता मुझे आलोचना करने में। इसकी भी खूब चर्चा हुई है कि मल्हनी में जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट है वो निर्दलीय आए, समाजवादी पार्टी पहले पे आई। बिल्कुल, मैं उस सीट पे कांग्रेस के वोट कितने हैं ये भी गिन के बताइए। उसका एनालिसिस नहीं होगा मल्हनी में। 3 सीट पे हमारा की जमानत तो कांग्रेस की भी जब्त हुई है, लेकिन इसका अफसोस नहीं है, इसकी खुशी है कि बीजेपी की जमानत जब्त हुई। अगर ऐसे आपका एनालिसिस है और इस आधार पर आपको आगे बढ़ना हो तो मुबारक हो आपको, आप 2022 जीतिए, पूरी 403 सीटों पे जीतिए, कोई आपत्ति नहीं। हरीश श्रीवास्तव जी, जमानत भी जब्त हुई है, हम लगातार बढ़ रहे हैं। और ठीक, हरीश श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, 7 में से 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही और इसमें भी प्रचार करने के लिए बड़े नेता नहीं आए, आ जाते तो दिक्कत हो जाती आपको 7 सीटों पे। नया बदलाव होगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी उत्तर प्रदेश में। राम मोहन जी, ये आप विश्वास रखिए। ठीक है, अरे पहले खुद के कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाइए, हम तो तैयार हैं आपकी बात पे भरोसा करने के लिए। पिछले चुनावों का उदाहरण है हमारे पास, हम हर चुनाव के उदाहरण के आधार पे भरोसा कर रहे हैं। आप लोग सरकार बनाइए, शुभकामनाएं आपको। हरीश श्रीवास्तव जी, गलती है राम मोहन जी, देखिए जो गाड़ी चलती है इंजन से चलती है जी, और इंजन होता है नेतृत्व। उसकी नीतियां कैसी हैं, वो अपनी बात से लोगों में कितना भरोसा जीत सकता है और लोगों के बीच में लोगों को कनेक्ट कितना कर सकता है। ये कई इन मुद्दों पर चीजें पार्टी लोगों के बीच विश्वास अर्जित करती है और ये तभी कांग्रेस की जो वर्तमान हालात है जिस पे लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तो उनके ही सोचने का विषय है, उनके ही चिंतन का विषय है। लेकिन एक प्रदेश, एक नेता, इन का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक इंजन में गति नहीं होगी, इंजन में ऊर्जा नहीं होगी, इंजन में करंट नहीं होगा।
तब तक इन चीज़ों का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और कांग्रेस के लोगों को इस पे सोचना होगा, इस पे चिंतन करना होगा और तभी उनको कोई रास्ता दिखाई पड़ेगा। अन्यथा वो जो केवल भाजपा नेतृत्व की जो आलोचना करके अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही जन सरोकारों के प्रति समर्पित राजनीतिक दल रहा है। आज तो हम बहुत बड़ी पार्टी के रूप में हैं, लेकिन कभी हमारे भी 2 सांसद थे जी, तो वो हमारी पार्टी नेतृत्व का सतत कार्य ही रहा, सतत जनता के सरोकारों के बीच संघर्ष ही रहा, जनता के बीच उपस्थिति ही रही, जिसके कारण जनता ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया। और ये सभी के लिए है, सभी जो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो संगठन काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक सी बात है, सबको जनता का भरोसा जीतना होता है और जनता के बीच में जाके काम करना होता है। सीधी बात है। राजनीतिक तभी वो अपनी कोई राजनीतिक जीत का एक मापदंड तो ये बड़ा है कि जनता के बीच आपकी मौजूदगी कितनी है, उनके मुद्दे आपने कितने उठाए, उनके साथ आप कितने उठे बैठे। और ये फर्क आपको बिहार के चुनाव में नजर आएगा। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव हारे जरूर महागठबंधन के नेता होने के नाते, लेकिन उनकी सीटें कितनी हैं और उनकी मेहनत कितनी रंग लाई, इससे विपक्षी दल बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, एक चुनाव तेजस्वी यादव ने लड़के दिखाया है, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी पे, लेकिन यूपी का चुनाव किस आधार पे लड़ेंगे, कितनी मजबूती के साथ लड़ेंगे, एक नजीर तेजस्वी यादव से कम आप लोगों को सीखनी चाहिए, कांग्रेस को भी सीखनी चाहिए। आपको बिहार के चुनाव नजर आएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि राम मोहन जी, बिहार के इलेक्शन से सभी को सीखना चाहिए, कांग्रेस को भी सीखना चाहिए, हमको भी सीखना है और बाकी दलों को भी सीखना है कि जिस तरह से पूरा नैरेटिव तेजस्वी यादव जी ने बिहार में बदला, कि जो नॉन इश्यू हुआ करते थे या नॉन सीरियस इश्यूज हुआ करते थे, उनके बरक्स, उनके मुकाबले में तेजस्वी यादव जी ने जनता से जुड़े और जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया, उन्होंने बिजली सड़क पानी का मुद्दा उठाया, उन्होंने जो टेम्पररी जॉब्स में जितने लोग हैं उनको स्थायी करने का मुद्दा उठाया, पेंशन का मुद्दा उठाया। तो मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जिन इश्यूज के लिए जानी जाती है, उन इशू के मुकाबले जो जनता से जुड़े हुए इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, रोजगार के इश्यूज हैं, तो तेजस्वी यादव जी ने दिखा दिया कि इन इश्यूज पर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तो आने वाली जितने भी इलेक्शंस होंगे, मैं समझता हूं कि प्रमुख तौर पर जो तेजस्वी यादव जी ने बिहार में कर दिखाया है, वही सारी पॉलिटिकल पार्टी को वही नैरेटिव, वही मॉडल कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा। हमने जैसा कहा कि हमने भी बिहार के इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा है और यही सीख जो है और पुराने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उन सभी को हम इंप्लीमेंट करेंगे 2022 के इलेक्शंस में। इसकी हमारी तैयारी हो चुकी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि संगठन लेवल पर हम काम कर रहे हैं, पॉलिसी लेवल पर भी हम लोग काम स्टार्ट कर दिया है, सिलेक्शन लेवल पर भी हमारा काम स्टार्ट हो गया है। हमने अपने प्रत्याशियों के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके आवेदन हमने मांगे हैं, जनवरी तक उनको आवेदन करने हैं। और जो भी मुद्दे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे से भी सीखेंगे और पुराने अनुभवों से भी सीखेंगे। तो वो अनुभव जो 17 में कांग्रेस के साथ हुआ, अब तक तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ था। तो जो 2 लड़के साथ में आए थे, अब एक लड़का अकेले लड़ेगा, दूसरा लड़का कह रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जावेद खान साहब कह रहे हैं। तो आपका अनुभव वो क्या रहा, क्या सीखे, कहां चूक हुई? बिल्कुल, देखिए, अनुभव हमारा बताता है कि जितने भी अलायंसेस समाजवादी पार्टी ने पिछले सालों में किए हैं, उन अलायंसेस से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। जैसे 2017 में कांग्रेस से किया तो 105 सीट कांग्रेस ने ले ली, लेकिन 7 सीटें कांग्रेस निकालती है, जो अभी हमने देखा बिहार के इलेक्शंस के अंदर भी। और कांग्रेस 1989 के बाद यानी 31 साल से आप देखिए कि वो नुकसान में ही जा रही है, उसको फायदा नहीं हुआ है। तो हम बोलने के लिए तो बोल सकते हैं कि 2022 में कांग्रेस के, जैसे हमारे प्रवक्ता आदरणीय बोल रहे हैं कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। तो 1989 से लेकर अब तक तो कांग्रेस नुकसान में ही है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। आप ये देखिए 2019 के इलेक्शन में माननीय प्रियंका गांधी जी को 40 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन 40 सीटों में जो कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, उनमें भी 1 सीट राहुल गांधी जी गवा चुके हैं। तो बोलना कुछ और होता है और धरातल पे करना कुछ और होता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस में असमर्थ है। अभी कांग्रेस को बहुत कुछ करना है और संगठन के लेवल पे करना है, पॉलिसी के लेवल पे करना है, सीरियसनेस के लेवल पर करना है, क्योंकि जो कांग्रेस अपना राष्ट्रीय नेतृत्व पिछले काफी महीनों में अभी नहीं चुन पाई है,
टेम्पररी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी चल रही हैं, तो अभी कांग्रेस अपना राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं चुन पा रही है, तो वो स्टेट के अंदर क्या करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसा आपने कहा कि हमने बहुत कुछ सीखा है, पुराने इतिहास से भी हमने सीखा है, और जो अभी अभी बिहार में गुजरा इससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है, और इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी 2022 की रणनीति बनाएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व को असमंजस है आपकी। जो कपिल सिब्बल साहब ने सवाल उठाया वो बहुत मौजूद है कि जिन लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छी सलाह दे, कठिन निर्णय ले, वो तो अध्यक्ष जी चुनते हैं आपके सीडब्ल्यूसी में। नहीं, देखिए राम मोहन जी, जो कपिल सिब्बल साहब ने सवाल उठाया, मैंने पहले ही बताया कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने उसको गंभीरता से लिया, उस पर चिंतन चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी बिल्कुल निर्धारित समय पे हो जाएगा, उसकी तिथि बहुत जल्दी घोषित होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम संगठन के स्तर पर कांग्रेस बहुत तेजी के साथ सक्रिय है और काम कर रही है। राजनीति का छात्र प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं है कि जो वो प्रतिदिन ना सीखता हो। हम भी वो सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार दिन प्रतिदिन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के स्तर पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर हम रोज सीख रहे हैं, रोज संगठन पर काम चल रहा है। और जैसा हमने पहले भी बताया कि जनवरी तक आप देखिएगा कि संगठन हमारा बहुत दुरुस्त होगा। चुनाव जीतने के लिए हम विचारों की बलि नहीं चढ़ा सकते। चुनाव जीतने के लिए हम जातिवाद और सांप्रदायिकता का विभाजनकारी एजेंडा लेकर नहीं चल सकते। देश के अंदर बहुत मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व हो, लगातार गंभीर है और उस पर हम पब्लिक से कनेक्ट हैं। ऐसा नहीं है, चीजें होती हैं कुछ महत्वपूर्ण होती हैं कि जो कार्यकर्ताओं से रह जाती हैं, उस दिशा की तरफ हम संपर्क, संवाद और समन्वय की दिशा में बहुत तेजी के साथ हम बढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। राम मोहन जी से विक्रम राव जी भी ने कहा, हफीज साहब ने भी कहा कि उन लोगों को देखिए, लोकतंत्र के सामने आज चुनौती खड़ी है। इस देश के अंदर भेड़िया जो है लोकतंत्र को खाने की तैयारी में है, लोकतंत्र को चीर हरण कर रहा है। बहुत सुंदर, लोकतांत्रिक। ठीक है जावेद खान साहब, मैंने शुरुआत में कहा कि आप जो तकरीर करते हैं, मैं अगर आपकी बात मान भी लूं तो ये जनता को क्यों नहीं समझा पाते हैं। आप कह रहे हैं कि एक भेड़िया खड़ा है जिससे लोकतंत्र को बचाना है, और फिर भी आपके नेता इस बात में ज्यादा वरीयता देते हैं बजाय उन 70 सीटों पर संघर्ष करने के कि हमें आनंद लेना है, पिकनिक मनाना है, जो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। विधान है वो गांधी पार्टी, तो इसका मतलब है कि कोई भेड़िया नहीं है, आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई खतरनाक जानवर है जो लोकतंत्र को खा जाएगा, तो उसके सामने तो खड़े रहेंगे ना, तब तो पिकनिक नहीं मनाएंगे। कांग्रेस पर है और वो कांग्रेस उस जिम्मेदारी का। एक बात बहुत सीधी है कि जनता आजकल थाली में सजा के सत्ता नहीं देती है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जनता के साथ लड़ना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और तब जाकर वो सत्ता। आपने कहा कि राजनीति के विद्यार्थी हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप 30-31 साल में ये सीख पाए हैं कि आपकी सीटें लगातार घट रही हैं। तो अगर ये सीख रहे हैं तो आजकल हर एग्जाम में सेट हो गए हैं कि कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। एक राजनीति है जिसमें अटेम्प्ट की संख्या अभी नियत नहीं है कि कितनी बार आप चुनाव हार कर दोबारा लड़ सकते हैं। तो ये है जिसमें आप प्रयास लगातार करते रहिए, किसी दिन सफलता आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उस सफलता के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेहनत नहीं करूंगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प है ही नहीं। और अगर आप इससे कतराते हैं तो आपको नुकसान ऐसा हो सकता है जैसा बिहार में हुआ है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।